मैं गोल अचीवर की तरफ से यूनिट 4 का आपके लिए 8 पार्ट लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी और आप मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते होंगे। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आते हैं और पॉइंट समझ में आते हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरी जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें। और अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में भी डिस्कस करना और उनसे डिस्कस करना सारे पॉइंट्स के बारे में, ताकि हर एक पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है बीएड का कि पहले तो मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, और दूसरा हमारा पॉइंट है कि जो हमारे हिंदू स्त्रियों की कुछ समस्याएं थी उनके समाधान के लिए भारत में क्या प्रावधान किए गए या क्या प्रयास किए गए, उसके बारे में मैं आपको सब बताऊंगी और सारे पॉइंट्स डिटेल में बताऊंगी। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अरे मोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपको बता दे रही हूँ और इन्हीं को ध्यान रखिए। क्या होता है, इन्हें ध्यान रखने से हम एग्ज़ाम में अच्छे से पॉइंट बना लेते हैं और हमें उसकी थ्योरी लिखने में आसानी भी होती है। थ्योरी अगर आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे तो थ्योरी अपने आप लिख सकते हैं। तो ये है कि हिंदू स्त्रियों की क्या समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी कि उनके जो पारिवारिक समस्याएं थी हिंदू समाज में, वो बहुत सारी समस्याएं थी जो स्त्रियों से जुड़ी थी, उनके परिवार से जुड़ी थी, उनके पुरुष से जुड़ी थी, उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी थी। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। पहली क्या थी कि हमारी वैवाहिक समस्याएं, और इस हिंदू स्त्रियों के जीवन में वैवाहिक जो समस्याएं थी वो बहुत ही जटिल थी, जिसमें क्या था, एक बाल विवाह की समस्या आती थी, विधवा पुनर्विवाह की कमी, दहेज की समस्याएं वो आज भी देखी जाती है, तलाक की समस्या ये आज तो ज़्यादा ही दर पर बढ़ गई है, बेमेल विवाह की समस्या, अंतर्जातीय विवाह का अभाव, बहुपत्नी विवाह की समस्याएं। तो ये जो समस्याएं थी ये उनके जीवन में बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। फिर आता है कि पर्दा प्रथा आज के टाइम में भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है। वैश्यवृत्ति प्रथा, इसमें क्या था, स्त्री नैतिक पतन उनका किया जाता था और बीमारियों का शिकार बन जाती थी। और उसके बाद है हमारा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती थी उनके साथ, शैक्षणिक समस्याएं भी होती थी। जो 1971 में महिलाओं की साक्षरता की दर जो थी, उनकी साक्षरता की दर 18.4 थी, वह पुरुषों में 39.5 थी, जो 2000 में बढ़कर इतनी हो गई। और ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई और 2001 में जाकर 26.79 करोड़ स्त्रियां अनपढ़ थीं। उसके बाद क्या था कि स्त्रियों के जीवन में आर्थिक समस्याएं भी काफ़ी थी, जैसे गरीबी, आर्थिक पर निर्भर रहना, शोषण से जुड़ी हुई बातें, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन में पारिश्रमिक दिया जाता था। तो ये सारी जितनी भी समस्याएं थी ये आर्थिक समस्याएं थी। पर्दा प्रथा, रूढ़िवादी, अशिक्षा, ज्ञानता, निर्भरता, ये सारी चीज़ें स्त्रियों के आर्थिक समस्याओं से जुड़ी थी। फिर आता है कि सामाजिक समस्याएं भी थी उनसे जुड़ी, जो स्त्रियों को आगे नहीं बढ़ने देती थी अपने जीवन में। वैवाहिक समस्याएं, स्त्रियों की एक समस्या स्त्री पुरुष की भूमिका विभेद करने में भी थी। स्त्रियों को प्रमुख रूप से घर से संबंधित माना गया जाता था कि जो स्त्रियां होती हैं वो घर में रहने के लिए ही बनी होती हैं। तो इस टाइप के विचारधारा थी। पत्नी एवं माँ की भूमिकाएं ही उनकी प्रमुख मानी जाती थी, मेन मानी जाती थी, कि उनकी एक ही भूमिका होती है, वो और किसी चीज़ में बढ़ नहीं सकती। ऐसी सोच थी समाज की। फिर आता है कि राजनीतिक समस्याएं, राजनीतिक तौर पे भी काफ़ी समस्याएं होती थी, जिसमें क्या था कि राजकाज में भागीदारी नहीं ले सकती थी वो। स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं के लिए विधायकों, संसदों, राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक का दायित्व संभाला है। इससे स्पष्ट है कि उनमें राजनीतिक चेतना बढ़ी। फिर उन्होंने धीरे धीरे राजनीति में आई, उन्होंने राजनीतिक कार्य संभाला और पुरुषों की जो दृष्टि थी उनमें काफ़ी सुधार किया।
वो भारत नारियां आज भी कई क्षेत्र में पारिवारिक, वैवाहिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, लेकिन वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं आज के युग में। आधुनिक स्त्रियों की स्थिति में होने वाले कई परिवर्तन हुए, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले तक की स्त्रियों का शिक्षा की तरफ काफ़ी बढ़ता हुआ रुझान, स्त्रियों को पढ़ने में रुचि काफ़ी बढ़ी। फिर आया कि पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में जब हम कारण समानता की भावना का विकास हुआ, औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ते हुए रोजगार के अवसरों में आत्मनिर्भर जागा स्त्रियों में। प्रेस तथा यातायात व संचार के साधनों के विकास में से नारी में जागृति तथा विभिन्न नारियों में आंदोलन में सहायता भी उनको काफ़ी मिली। अंतर्जातीय विवाहों में वृद्धि के कारण जातीय प्रतिबंध समाप्त हुआ और वर मूल्य का कम होना भी हुआ। वर मूल्य प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा का विकास हुआ, जिसके कारण मूल्य के अभाव के कारण लड़कियां पढ़ती रहीं और विलंब विवाह होने लगे, यानी देर से शादियां होने लगी। संयुक्त परिवारों के टूटने से स्त्रियों की दशा में काफ़ी सुधार आया। विभिन्न प्रकार की नारियां सुधार आंदोलन से नारी में जागृति यानी आंदोलन करके उनमें काफ़ी सुधार आया। आधुनिक समाज विधान ने भी स्त्रियों की दशा सुधारने में काफ़ी हेल्प की। स्त्रियों की समस्याओं को कम करने के लिए कई प्रयास किए गए, जिसमें क्या था कि वैधानिक व्यवस्थाएं अपनाई गई, जिसमें सती प्रथा निषेध किया गया। 1829 में किया गया ये। इसके द्वारा जो सती होने एवं विधवा स्त्री को इसके लिए उकसाने का दंड करार दिया गया। और उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के द्वारा विधवा स्त्री पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान भी की गई। फिर आया हमारा बाल विवाह निरोधक अधिनियम भी पारित किया गया 1929 में। इसमें 18 वर्ष तक लड़की की आयु 15 वर्ष की गई। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इस आयु में वृद्धि कर लड़के के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष शादी के लिए कर दिया गया। फिर आया हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम भी पारित किया गया 1937 में। फिर अलग रहने तथा भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946 में पारित किया गया था, जिसमें भयंकर रोग से रोगी होने, निर्दयता पूर्ण व्यवहार करने, धर्म परिवर्तन कर लेने, अन्य स्त्री से संबंध होने, दूसरा विवाह कर लेने या पत्नी को छोड़ देने की स्थिति में ऐसे प्रावधान बनाए गए। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा किसी धर्म जाति को मानने वाले पुरुष स्त्री को परस्पर विवाह करने की छूट भी दी गई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया गया, जिसमें विवाह विच्छेद न्यायिक पृथक्करण के प्रावधान भी किए गए, जिसमें लड़के की आयु जो थी 21 वर्ष थी और लड़कियों की आयु 18 वर्ष तय की गई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में स्त्रियों को पुरुषों के समान पारिवारिक संपत्ति का पूर्ण बराबर का अधिकार दिलवाया गया। हिंदू नाबालिग तथा संरक्षण अधिनियम 1956 भी बनाया गया, जिसमें नाबालिग बच्चों के पिता की मृत्यु होने के बाद मां को भी उनके संरक्षण होने का अधिकार प्राप्त करवाया गया। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के द्वारा स्त्री को भी पुरुषों की तरह गोद लेने एवं लड़कियों को भी गोद लेने की छूट दी गई, जिसमें अविवाहित विधवा या तलाक प्राप्त स्त्री भी इस अधिनियम के अंतर्गत लड़के या लड़कियों को गोद ले सकती थी। स्त्रियों फिर हमारा है कि स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में बनाया गया था। इसमें क्या था, वैश्यवृत्तियों में अनैतिक व्यवहार पर काफ़ी रोक लगाए गए। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में बनाया गया। इसमें दहेज लेने व देने पर दंड था। दंड अपराध करार कर दिया गया। 1986 में इसे संशोधित किया गया और अधिक कठोर बना दिया गया आगे चलकर और भी। फिर उसके बाद आया हमारा कि रोजगार तथा आय उत्पन्न करने वाली उत्पादन इकाइयाँ भी बनाई गई, जो 1982 से 83 के नॉर्वे की अंतर्राष्ट्रीय विकास का संस्था के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या था कि जो गरीब ग्रामीण नारियां, कमज़ोर वर्ग की नारियां, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को लाभ मिलता था। नारियों को कृषि, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, रेशम विकास, खादी, हस्तशिल्प आदि में प्रशिक्षण
दिया जाता है जिसमें वे आत्मनिर्भर हैं। और आज के समय में आज आप देखेंगे कि पेंशन मिलता है। 60 साल के बाद किसी भी पुरुष को या फिर स्त्री को, दोनों को पेंशन दिया जाता है। उसी से रिलेटेड बहुत हद तक ये इकाइयाँ बनाई गई हैं। फिर आता है कि नारियों के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम बनाए गए, जिसमें क्या था 1958 में प्रारंभ में इस कार्यक्रम में क्या था, जो ज़रूरतमंद लोग थे और शारीरिक रूप से अक्षम नारियों को काम और मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराते थे, उन्हें सहायता भी देते थे। इसमें नारियों के लिए शहरों तथा महानगरों में सस्ते एवं सुरक्षित आवास भी उनको उपलब्ध करवाए जाते थे। फिर आया नारी शिक्षा। नारी शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा को काफ़ी तेज़ी से महत्व दिया गया, जिसमें वे स्वीकार करते करते समय पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए भी गए, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था काफ़ी की गई। शिक्षा को नारियों के स्तर में बुनियादी परिवर्तन लाने के साधन के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा। हाँ, पूर्ण नारियों के लिए शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम भी जारी किए गए, जिसमें क्या था, बोर्ड द्वारा, समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 ईस्वी में शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिसमें उद्देश्य ज़रूरतमंद नारियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए। पाठशालाएं खुलवाई गई। शिक्षकों, बाल सैनिकों, सेविकाओं, नर्सों, दवाइयों और ग्रामीण इलाकों में परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित वर्ग तैयार किया गया, टीम तैयार की गई। फिर आता है हमारा कि स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण सेवाएं कुछ ऐसी थी जो 2002 में मंजूरी देकर पारित की गई थी। इसमें क्या था, चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जो संकल्प लिए गए थे उन्हें दोहराया गया वापस से। 2010 तक इसे वापस से लिया गया और सकल घरेलू उत्पाद का 6% जो था वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में गया। इसमें राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया कि वो महिलाओं के लिए बाल कल्याण सेवाओं के संचालन में कोई भी ढील न दे, उन्हें पूरी सुविधाएं प्रदान करें। नारियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए शैक्षिक कार्य भी किए गए, जिसमें अत्याचारों को रोकने के लिए शैक्षिक कार्यों की एक योजना 100% आर्थिक सहायता देकर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लागू की जा रही है। इसमें क्या था कि कार्यकर्ताओं एवं सरकारी अधिकारियों सहित दूसरे लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें कानूनी शिक्षा प्रशिक्षण शिविर, लोक अदालतें, कानूनी शिक्षा की पुस्तकें, नारियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में लोगों को जानकारी दें, ऐसे कार्यक्रम भी काफ़ी चलाए गए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कि हिंदू स्त्रियों पर कौन सी समस्याएं थी और उनके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, उनके लिए कौन से आंदोलन चलाए गए, कौन से अधिनियम चलाए गए, पारित किए गए कौन से सन में, ये सारे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कौन सा पॉइंट कहाँ पर पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया है, या फिर कौन से पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है। उम्मीद करती हूँ मेरा क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।